हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए शुरू करें। चलिए, हम जानते हैं कि हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ है। अर्थ पर लाइफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। हम ये भी जानते हैं कि लाइफ के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर और फूड की जरूरत पड़ती है। अर्थ पर अवेलेबल सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स यानी कि जीव की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सन यानी सूरज से एनर्जी और अर्थ पे अवेलेबल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अर्थ पर ये रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर। अर्थ की सबसे बाहरी परत यानी लेयर, आउटर क्रस्ट, को लिथोस्फीयर कहते हैं। अर्थ के 75% सरफेस पर वाटर है। ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी पाया जाता है। इन सभी को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एयर जो पूरी अर्थ को ब्लैंकेट की तरह ढके रहती है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिविंग थिंग्स वही पाए जाते हैं जहां ये तीनों स्फीयर होते हैं। लाइफ को सपोर्ट देने वाला अर्थ का ये जोन जहां एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर एक दूसरे से मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर के बायोटिक कंपोनेंट को बनाते हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल बायोस्फीयर के नॉन लिविंग या तो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। आइए अब इन अबायोटिक कंपोनेंट्स को अर्थ पर लाइफ के लिए जरूरी है, उनका जो रोल है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है 14.1, द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर। हम फर्स्ट चैप्टर में एयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये बहुत सी गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का मिक्सचर है। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि अर्थ पर लाइफ कंपोजिशन ऑफ एयर का ही रिजल्ट है। वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट जहां लाइफ कोई है ही नहीं, एटमॉस्फेयर का मेजर कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। इनफैक्ट वीनस एंड मार्स के एटमॉस्फेयर में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसा कि हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स और बहुत से प्रोकैरियोटिक सेल्स को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने और उससे एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरी प्रोसेस जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की कंजप्शन यानी कि खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कॉम्बस्टन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, दहन क्रिया से इसमें सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज ही नहीं आती जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए फ्यूल को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी इसी में आती है। डिस्पाइट दिस, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो तरह से फिक्स्ड होती है। पहला, ग्रीन प्लांट्स सूरज की किरणों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलकर कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत से मरीन एनिमल्स यानी सी वाटर में डिसॉल्व्ड कार्बोनेट से अपने सेल्स कवच बनाते हैं। अब 14.1.1, द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेटिक कंट्रोल, इन क्लाइमेट कंट्रोल। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह ढक देती है। हम ये भी जानते हैं कि एयर हीट का बैड कंडक्टर है। एटमॉस्फेयर अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को दिन के टाइम और यहाँ तक कि पूरे साल भर लगभग स्टेडी कंट्रोल रखता है। एटमॉस्फेयर दिन में टेम्परेचर को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के टाइम हीट को आउटर स्पेस
यानी कि बाहरी अंतरिक्ष में जाने के जो रेट है उसको स्लो कर देता है। मून के बारे में सोचे, जो सूरज यानी कि सन से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि अर्थ। इसके बावजूद मून की सरफेस जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर भी टेम्परेचर -190 डिग्री से +110 डिग्री की रेंज में रहता है। एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 14.1, मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। पानी से भरा एक बीकर, सॉइल या सैंड से भरा एक बीकर और एक बंद बोतल से लीजिए जिसमें थर्मोमीटर लगा हो। इन सभी को ब्राइट सनलाइट में 3 घंटे तक रखें। अब तीनों बर्तनों के टेम्परेचर को रीड करें। उसी टाइम शेड में भी, मतलब छांव में भी, इस टेम्परेचर को देखें। नाउ आंसर इट। 1 या 2 में से किस में टेम्परेचर ज्यादा है? सेकेंड वन, इसके आधार पर कौन सबसे पहले गर्म होगा? लैंड यानी कि जमीन या समुंदर? थर्ड वन, क्या शेड में एयर के टेम्परेचर सैंड और वाटर के टेम्परेचर सेम होगा? आप इसके रीजन के बारे में क्या सोचते हैं और टेम्परेचर को शेड में क्यों मेजर किया जाता है? फोर्थ वन है, क्या बंद बोतल या शीशे की बोतल या बर्तन में लिया गया एयर का टेम्परेचर और खुले में लिया गया एयर का टेम्परेचर सेम होगा? इसके रीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या डेली लाइफ में इस तरह की घटनाएं कभी हुई हो, ऐसा देखा है आपने? तो वो लिखिए। जैसा कि हमने देखा कि सैंड एंड वाटर सेम रेट से गर्म नहीं होते हैं। आप उनके ठंडा होने के रेट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम अपने प्रिडिक्शन की टेस्ट के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? 14.1.2 है द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स। हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे पवन से रिलीफ, राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक ज्यादा हॉट वेदर, गर्म मौसम के बाद बारिश होती है। मूवमेंट ऑफ एयर का क्या कारण है और वो कौन से कॉजेस है जो उन्हें कभी जेंटल ब्रीज, कभी तेज हवा या कभी तूफान बना देते हैं? बारिश का क्या रीजन है, क्यों होती है? ये सभी फिनोमेना यानी प्रक्रियाएं हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के गर्म होने और वाटर वेपर के फॉर्मेशन का परिणाम है। वाटर वेपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज और वाटर बॉडीज के गर्म होने का कारण बनती है। लैंड और या तो वाटर बॉडीज से होने वाले रेडिएशन के रिफ्लेक्शन या री रेडिएशन के कारण एटमॉस्फेयर गर्म होता है। गर्म होने पर एयर में कन्वेक्शन करंट बनती है। कन्वेक्शन करंट के नेचर को जानने के लिए आइए एक और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 14.2, एक कैंडल, मोमबत्ती को वाइड माउथ, चौड़े मुंह वाली बोतल में या बीकर में रखें और उसे जलाएं। एक अगरबत्ती को जलाएं और उसे बोतल के मुंह के पास ले जाएं, जैसे यहां फिगर 14.1 में दिया गया। जब अगरबत्ती के मुंह को किनारे पर ले जाया जाता है तब धुआं किस ओर जाता है? जब अगरबत्ती को मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखा जाता है तब धुआं किस ओर जाता है? इन अदर रीजन, दूसरे भागों में, जब अगरबत्ती को रखा जाता है तो धुआं किस ओर जाता है? फिगर 14.1 दिया है। एयर की अनइवन हीटिंग से एयर करंट्स बनते हैं। वो धुएं से बनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में गर्म और ठंडी हवाएं बहती है।
इस तरह जब एयर, लैंड एंड वाटर के रेडिएशन के कारण गर्म होती है तब ये ऊपर की ओर जाती है, लेकिन वाटर के मुकाबले लैंड जल्दी गर्म होती है, इसलिए लैंड के ऊपर की एयर वाटर के ऊपर की एयर के मुकाबले तेजी से गर्म होती है। इसलिए अगर हम कोस्टल रीजन को दिन में देखते हैं तो देखते हैं कि लैंड के ऊपर की एयर तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे ही ये एयर ऊपर की ओर उठती है वहां लो प्रेशर का रीजन एरिया बन जाता है और समंदर के ऊपर की एयर लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करती है, वहां जाती है। एक रीजन से दूसरे रीजन में एयर की मूवमेंट विंड्स क्रिएट करती है। दिन के टाइम विंड की डायरेक्शन समुंदर से लैंड की ओर होती है। रात के टाइम लैंड एंड सी दोनों ठंडे होने लगते हैं। क्योंकि लैंड के मुकाबले वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए पानी के ऊपर की एयर लैंड के ऊपर की एयर से गर्म होगी। और ऊपर दी गए डिस्कशन के बेसिस पर इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला, कोस्टल एरियाज पर लो एंड हाई प्रेशर के रीजन नाइट में प्रतीत होते हैं। कोस्टल एरियाज में रात के टाइम एयर की डायरेक्शन क्या होगी? इसी तरह एयर की सभी मूवमेंट डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना का परिणाम है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अनइवन गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से दूसरे फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैसे अर्थ की रोटेशन और एयर के पास यानी रास्ते में आने वाली माउंटेन रेंजेस। हम इन फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं कैसे हिमालय की प्रेजेंस में इलाहाबाद से नॉर्थ की ओर फ्लो होने वाली विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 14.1.3 देखते हैं, रेन, बारिश। आइए हम इस क्वेश्चन पर विचार करें कि बादल यानी कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं और कैसे बारिश लाते हैं। हम इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे पता हो सके कि कुछ फैक्टर्स क्लाइमेटिक चेंजेस को कैसे प्रभावित इन्फ्लुएंस करते हैं।